देश अगले कुछ महीनों में अपनी सरकार चुनेगा। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी देश की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक जो घोषणा पत्र के मंच ने लिया क्योंकि विधानसभा चुनाव थे और विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उनकी वजह से आया बदलाव। कुछ की तेज हो गई रफ्तार, कुछ की कुंद पड़ गई धार और कुछ बन गए नए दावेदार। और ये बदलाव का संकेत ही हैं हमारे आज के मेहमान भी। घोषणा पत्र में जहां सवाल सीधे किए जाते हैं, जवाब भी सीधे लिए जाते हैं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता रणनीतिकार योगेंद्र यादव। गले में गमछा, चेहरे पर घनी दाढ़ी, दिखने में बेहद आम और नाम योगेंद्र यादव। आम आदमी पार्टी के चाणक्य। तीखे सवालों का मुस्कुराकर जवाब देने में माहिर योगेंद्र यादव दिल्ली में राज कर रही आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। जिस तरह पार्टी की दशा और दिशा को सामने से अरविंद केजरीवाल तय कर रहे होते हैं, उसी तरह पर्दे के पीछे की रणनीति बना रहे होते हैं योगेंद्र यादव। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्मे 50 साल के योगेंद्र यादव ने सक्रिय राजनीति में आने से पहले लंबा अरसा राजनीति और समाज से जुड़े मुद्दों पर लिखते हुए बिताया है। अपने राजनीतिक आंकलन के लिए मशहूर योगेंद्र यादव देश के बड़े सेफोलॉजिस्ट में से एक रहे हैं। साल 2010 में योगेंद्र यादव को नेशनल एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया। योगेंद्र यादव ने शिक्षा का अधिकार लागू करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। योगेंद्र यादव आजकल हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। वहां बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका सेहरा योगेंद्र यादव के सिर बंधेगा और वो हरियाणा के सीएम भी बन सकते हैं। हमारे साथ यहां मौजूद हैं योगेंद्र यादव जी। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। योगेंद्र जी, और योगेंद्र जी से हम गुजारिश करेंगे कि इस साल के 2014 के लोकसभा चुनावों का एजेंडा अपनी पार्टी की तरफ से वो हमारे सामने रखें। चुनाव हर 5 साल बाद आता है। सरकारें बदलती हैं, सत्ता पलटाव आता है, लेकिन देश बदलने का मौका रोज रोज नहीं आता। ये 2014 का जो चुनाव है देश बदलने का मौका है, या यूं कहिए देश के बदलाव की शुरुआत करने का एक मौका है। कायदे से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं शुरुआत ये कह के करना चाहता हूं कि आप हमारी पार्टी को वोट क्यों न दें। अगर लगता है कि इस देश की राजनीति में जो कुछ चल रहा है ठीक है, ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत मरम्मत से काम चल जाएगा, ये इस देश के राजनेता और पार्टियां जो कर रही हैं वो कुल मिला के देश के हित में है, अगर ऐसा लगता है तो आम आदमी पार्टी को वोट न दें। अगर ये लगता है कि इस देश की यही नियति है, भाग्य है, कुछ बदल नहीं सकता, ये इंडिया है जी, यहां तो ऐसा ही होगा, तो आम आदमी पार्टी को वोट न दें। अगर कोई सपना बाकी है, अगर लगता है कि नहीं इसी इंडिया में हम जैसे भी हैं हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी के बारे में सोचिए। क्या सपना? सपना शुरुआत में सिर्फ इतना कि हमारे देश में राजनीति से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, इस राजनीति से अपराध दूर हो सकता है, इस राजनीति से वंशवाद दूर हो सकता है। यानी जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, उसमें जो तंत्र हावी है लोक पे, उसकी जगह लोक अपना सर उठा सकता है। ये आम आदमी पार्टी सिर्फ इसी बदलाव का, इसी परिवर्तन का एक छोटा सा प्रतीक है। आज 2014 के चुनाव में इस देश के सामने क्या विकल्प दिए जा रहे हैं? एक तरफ लोकतंत्र के नाम पे वंशवाद दिया जा रहा है, दूसरी तरफ लोकतंत्र के नाम पे अधिनायकवाद परसा जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है। आर्थिक नीतियों में, सामाजिक नीतियों में एक तरफ
विविधता के नाम पे विखंडन है, वोट बैंक की राजनीति है। दूसरी तरफ एकता के नाम पे एक रूपता, और वो ऐसी एक रूपता जो कि इस देश का वर्चस्व का जो समाज है उसकी एक रूपता बाकी सब पे लागू हो। ऐसे में आम आदमी पार्टी इस देश में एकता में अनेकता, अनेकता में एकता का जो खूबसूरत फॉर्मूला है उसे वापस लाके एक नए तरह की राष्ट्रीय एकता का सपना बुनना चाहती है। एक ऐसे समय में जहां एक तरफ हमें बिल्कुल ठस किस्म के पुरानी सरकारी दावे पेश किए जा रहे हैं और एक थका हारा पुराना फॉर्मूला समाजवाद का पेश किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जहां बिल्कुल पूंजी का नंगा नाच पेश किया जा रहा है, ऐसे में आम आदमी यानी कि आम आदमी, आम औरत और अंतिम इंसान को सबसे आगे रख के इस देश में खुशहाली कैसे बन सके, ये बात लेके आम आदमी पार्टी आई है। और हम 2014 को इस देश में एक बुनियादी बदलाव की शुरुआत देखना के रूप में देखते हैं। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति शुभ को सच में बदलने की जिद का नाम है। ये जिद को लेके हम इस चुनाव में उतरे हैं। ये आम आदमी पार्टी कोई पार्टियों जैसी पार्टी नहीं है। ये एक आंदोलन है जो इस देश को बदलने की कोशिश कर रहा है। इसमें कमजोरियां हैं, आप सब गिनवाना शुरू करें उससे पहले मैं गिनवा दूंगा इन चीज़ों को। कमजोरियां हैं, सीख रहे हैं, छोटे हैं, हमें कई चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन इस देश में नीति से बड़ी चीज़ नीयत है। आज एक ईमानदारी की नीयत लेके इस देश के, हिंदुस्तान के सपने को एक नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। अगर उसमें हम समर्थन देंगे तो ये वोट आम आदमी पार्टी को नहीं होगा, आम आदमी को होगा, एक नया हिंदुस्तान बनाने का वोट होगा। मैं गुजारिश करूंगा आप युगेंद्र जी से, आप यहां प्लीज बैठें और हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल युगेंद्र जी, जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद खड़ा हुआ है, हम उस पर नजर डालते हैं। पूरा जनादेश न मिलने के बावजूद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं। अब आपकी निगाहें लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन देश पूछ रहा है आपसे सवाल, लोकसभा चुनाव क्यों लड़ रही है आप? पहले दिल्ली में अपने वादे क्यों नहीं पूरा करती आप? आम आदमी पार्टी ने 350 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। जब पूर्ण जनादेश नहीं मिलने वाला तो फिर चुनाव में क्यों? लोकसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल भी इशारे कर रहे हैं कि दिल्ली को छोड़कर आपका देश में ज्यादा असर नहीं है। एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल में आपको देश भर में 11 सीट मिलती दिख रही है। CNN IBN के ओपिनियन पोल में आपको 6 से 12 सीट मिलती दिख रही है। इंडिया टुडे के ओपिनियन पोल में 10 सीट मिलने का अनुमान है। ये लोकसभा का चुनाव देश के आम आदमी की समस्याओं को राजनीति के केंद्र में लाकर, राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है या फिर किसी को हराने के लिए। योगेंद्र जी, आप खुद कह रहे हैं कि 350 सीटें, और अभी जो आंकलन है उनमें कोई ऐसा आंकलन नहीं आ रहा कि सत्ता मिलती दिख रही हो, तो फिर क्यों इतनी जल्दी? अभी सरकार बनी है। मैं आपके प्रश्न देख रहा था और मैं सोच रहा था अगर हम चुनाव न लड़ रहे होते तो कैसे प्रश्न होते। क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है आप? क्या दिल्ली के बाकी जिम्मेदारियों से बच के भागना चाहती है आप? प्रश्न हमेशा होते हैं, देखिए, और इसमें एक दुविधा रहती है। आप ये सही कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव कोई हमारी टाइमिंग के हिसाब से तो आया नहीं है। अगर मुझसे पूछता चुनाव आयोग तो मैं कहता 2015 में कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसका एक समय होता है। इतिहास इंसान बनाते हैं लेकिन अपनी दिए हुए कैलेंडर के हिसाब से नहीं बनाते, परिस्थितियां दी हुई होती हैं। आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव ने पूरे देश में एक अभूतपूर्व आशा पैदा की है, एक उत्साह पैदा किया है, एक ऊर्जा पैदा की है। उस ऊर्जा से यदि हम न जुड़ें तो हम पार्टी के साथ तो छोड़ दीजिए, हम देश में इस अवसर के साथ अन्याय करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, देश बदलने का एक मौका है। हम उस मौके से जुड़ना चाहते हैं। आपने सीटों की गिनती बताई, हो सकता है आप सही हो, क्यों मैं इससे झगड़ा करूं? मैं भी पहले ये सब चीजें करता था। इनसे झगड़ना मेरा कोई इरादा नहीं है। ये केवल सीटों का खेल खेलने नहीं आए हैं। आपने आखिर में पूछा, सही पूछा, क्या जीतने के लिए आए हैं या किसी को हराने के लिए आए हैं? मैं आराम से कह देता हूं, हम हराने के लिए आए हैं, किसी पार्टी को नहीं, किसी एक नेता को नहीं।
भ्रष्टाचार, अपराध और वंशवाद, अगली लोकसभा जो भारत की बनेगी उसमें कोई बेईमान ना हो, उसमें कोई अपराधी ना हो, उसमें खाली वंश के सहारे आने वाले लोग ना हो, ये अपने आप में छोटी चीज है क्या? नहीं, ये लेकिन नतीजा तो सीटों में आएगा ना। और नतीजा या तो ये आएगा कि आपने या तो मोदी को हराया या राहुल गांधी को हराया। तो किसको हराना चाहते हैं आप? दिल्ली में भी यही गिनती होती थी। आधे लोग सोचते रहे कि वोट इनको दे तो दें, अच्छे हैं, लेकिन इनको वोट देने से शीला दीक्षित वापस आ जाएगी। बाकी लोग सोचते रहे कि इनको वोट तो दे दें, नहीं कहीं बीजेपी आ गई तो क्या होगा हमारा। नतीजा कुछ और निकला। तो मैं समझता हूं कि ये गिनती हम बंद कर दें, किसको हराएंगे, किसको वो करेंगे। हमारा बिल्कुल ऐसा कोई टारगेट नहीं है। वो अर्जुन की तरह एक चीज दिखती है, चिड़िया की आंख, और चिड़िया की आंख है जिसे हम स्वराज कहते हैं, उसे देख रहे हैं। रास्ते में कौन दाएं गिरेगा, कौन बाएं गिरेगा, क्या होगा, हमारी कौन सी टांग टूटेगी, इसका ध्यान नहीं है। बस आंख सिर्फ वहां देख रही है। योगेंद्र जी, आप पार्टी ने कास्ट और क्रीड की बात तो नहीं कर रहे, पर अगर हम देखें आपके लास्ट मूवमेंट जो अभी हुआ था वो मंत्री के साथ उस जगह पे, वहां पे आप एक क्लास का डिवीजन क्रिएट करने का कोशिश है कि आम आदमी पार्टी इज द पार्टी ऑफ द मासेस, एंड आप एक क्लास डिवाइड पे खेल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये राजनीति की जो पुरानी समझ जिससे हम दूर होना चाहते हैं, वही ये सारी समझ है जो 20वीं शताब्दी से हमें मिली है। ये बनाम वो, गरीब बनाम अमीर, या फलां जाति बनाम दूसरी जातियां, फलां धर्म बनाम दूसरा धर्म। नहीं, आज एक नई किस्म की राजनीति करना संभव है। देश में सबको जोड़ने की राजनीति करना संभव है। दिल्ली के धरने में हम वो सवाल नहीं उठा रहे थे। हम जो सवाल उठा रहे थे, अगर कुछ में बनाम था तो बनाम यही था, दिल्ली की लोकतांत्रिक सरकार बनाम केंद्र सरकार, जिसको ऐसे हक मिले हुए हैं सिर्फ दिल्ली में। हमारे संविधान में जो बड़ी विचित्र एब्सर्ड सी सिचुएशन है कि चुनी हुई सरकार दिल्ली में है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे उस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। लोग रोते रोते सरकार के पास आते हैं और मुख्यमंत्री कह सकता है, भैया मैं हाथ जोड़ सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, चिट्ठी लिख सकता हूं। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। अब वो जिस तरह से प्रेजेंट हुआ, जिस तरह से देखा गया, वो एक अलग बात थी। हमारी तरफ से ना ऐसी कोशिश अब तक रही है, ना ऐसा कोशिश हम करने वाले हैं। योगेंद्र जी, यही आपने आंदोलन का बात कर लिया था। यहां हिंदुस्तान में हमेशा यही प्रथा है कि जो आंदोलन या मूवमेंट चलाते हैं वो कभी सत्ता नहीं चलाते। महात्मा गांधी ने कभी सत्ता नहीं चलाया, बाल ठाकरे जी ने कभी सत्ता नहीं चलाया। तो ऐसे रहते हुए क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना सही था या किसी और को बिठाना चाहिए था? इस देश में दो परंपराएं हैं, एक तो आपने बताई, और दूसरा ये कि सत्ता हमेशा अपनी खुराक, इस देश में सत्ता और सरकार जिंदा रहे, जीवंत रहे, लोगों से रिश्ता रहे, इसके लिए सरकार, राज्य अपनी खुराक हमेशा जन आंदोलनों से लेता है। हर 10-20 साल बाद इस देश में कोई आंदोलन आता है, सरकार को धो देता है, धो के पहुंच देता है, ठीक कर देता है, फिर आगे चलता है। ये दोनों चीजें हैं। ये बात जरूर है कि जो लोग आंदोलन में आज से आते हैं उनको सीखना पड़ता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम गलतियां भी कर रहे हैं, लेकिन ये मान लेना कि जो आंदोलन से आते हैं वो सत्ता में नहीं आने चाहिए, इसका एक परिणाम ये होगा जो आपके मन में नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट सचेत करना चाहता हूं। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वही सत्ता में आएंगे, जिसके दादाजी सत्ता में थे वही सत्ता में आएंगे, जिसने बड़ा पैसा बना लिया है वही सत्ता में आएगा, जिसको सिनेमा में नाम मिल गया वही सत्ता में आएगा। ये तो हम नहीं चाहते ना लोकतंत्र में। मैं फिर उसी सवाल पे लौटूंगा, क्योंकि नतीजा सीटों में आता है और सीटें अगर उतनी नहीं आती हैं जिससे सत्ता हासिल हो सके आपकी पार्टी को, तो आपकी पार्टी की कामयाबी, अच्छी कामयाबी भी अस्थिरता नहीं ले आएगी देश में? कामयाबी के सवाल पे मैं वही कहूंगा जो मैं पहले दिन से कहता था, तब मेरे साथियों को भी पसंद नहीं आता था। मैं कहता था कि एक पार्टी की कामयाबी केवल वोट और सीट में नहीं नापी जाती। आपको अजीब लगेगा, लेकिन मेरी पार्टी में जो व्यक्ति सबसे कम वोट और सीट की बात करता है वो मैं हूं। कामयाबी मेरे लिए ये है कि आप राजनीति का एजेंडा बदल सकते हो या नहीं। ये जो आपका घोषणा पत्र इतना सुंदर आपने टाइटल रखा है, ये राजनीति का एजेंडा क्या हो, किन मुद्दों पे राजनीति हो, ये बदल सकते हैं आप। राजनीति की मर्यादा बदल सकते हैं आप।
राजनीति के खेल के नियम बदल सकते हैं आप अतिशयोक्ति न माने तो मैं इतना छोटा दावा करूंगा, और हमने कुछ नहीं किया है, थोड़े थोड़े बदलने शुरू कर दिए। वसुंधरा राजे जी को बड़ा मकान लेते हुए शर्म आ रही है। बीजेपी जिसने कर्नाटक में न जाने क्या क्या खेल खेले थे, उसको दिल्ली में 4 एमएलए जुड़ाने में थोड़ी सी शर्म आने लग गई। राहुल गांधी को आदर्श याद आ गया, आदर्श स्कैंडल याद आ गया, और दोनों पार्टियों को अन्ना के प्रति आस्था जाग गई। कुछ तो बदलने लगा है। ये चीजें बदल लेंगे तो छोड़िए आम आदमी पार्टी की वोट और सीट, क्या फर्क पड़ता है आम आदमी पार्टी से। देश बड़ा महत्वपूर्ण है, आम आदमी पार्टी तो छोटी सी चीज है। योगेंद्र जी, सवाल ये है कि आप जब दिल्ली में सत्ता में आए हैं, दिल्ली के लोगों ने आपको जब वोट दिए तो ये सोच के दिए थे कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार, कर्नाटक की वजह से यहाँ एमएलए खरीदे नहीं गए या वसुंधरा ने घर छोटा लिया, इससे दिल्ली के लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई। जो समस्याएं हैं वो बरकरार है, उसमें और बढ़ोतरी हुई है। आप बात करते हैं लेकिन उस बातों को इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है ये आपके पास नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कि हमें सीखना पड़ेगा। यदि इस देश में हमेशा हर 5 साल बाद कोई अल्टरनेट लेके आए और वो कहे कि मुझे 5 साल सीखना पड़ेगा, तो ये देश बर्बादी के कगार पे जाएगा। 5 साल में आप यही तय नहीं कर पाएंगे कि हम बिजली किस रेट पे देंगे, और फिर उसके बाद तय होगा कि हम सब्सिडाइज करके ही इसको कम कर सकते हैं। या अब वही बात केजरीवाल कर रहे हैं जो शीला जी इतने सालों से कर रही थी कि हमें वाटर कंजर्व करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली के पास पानी नहीं है। तो नई बात तो कोई है नहीं। सवाल यह है कि बातें करना और उसको इंप्लीमेंटेशन करना, ये कब होगा? इस लोगों की अपेक्षाएं ये पूरी करनी है। पूरा देश आपके तरफ देख तो रहा है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को आपने इंगित किया कि एक अधिनायक को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पे भी केजरीवाल को ही आपने प्रेजेंट किया। दिल्ली में वही चल रहे थे, झाड़ू और केजरीवाल 2 ही पोस्टर चल रहे थे। कई सारे सवाल हैं। मुझे अच्छा ये लगा कि हमने सरकारों से सवाल करना सीख लिया। 1 महीने के बाद हम सरकार से कितने सवाल पूछने लग गए हैं। अगर हम इतने से आधे सवाल सर नरेंद्र मोदी जी से पूछना शुरू कर दें, हम पूछें कि जो आपने 50 लाख मकानों का दावा अपने घोषणा पत्र में किया था नरेंद्र मोदी जी ने, 1.5 साल हो गए सर, उस 50 लाख में से कितने सब मकान बने, ये भी पूछें। 1 महीने के अंदर इस सरकार ने क्या किया? ये सरकार में घोषणा पत्र में हमने साफ साफ लिखा था हम पहले कुछ दिनों में क्या कर पाएंगे, कुछ चीजों में समय लगेगा, किस चीजों में 5 साल लगेगा। सिर्फ एक मुद्दा था लोकपाल वाला बिल, जो हमें पास करने में जितना हमने दिन कहे थे उससे ज्यादा दिन लगे। मैं इसका अपराध स्वीकार कर रहा हूं। बाकी क्या ऐसी चीज थी जो हमने कही और हमने नहीं की? मैं तो याद नहीं कर पा रहा हूं। इस रूम में इतने पुराने विशेषज्ञ बैठे हैं, आप मुझे याद दिलाइए कि पिछले 50 साल में आपने कौन सी सरकार देखी है जिसने पहले 1 महीने में इतना काम किया हो? शायद सवाल इसलिए इतनी जल्दी आ रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी आपकी भी दिख रही है चुनावों में जाने की। खैर उससे हम आगे बढ़ते हुए इसलिए आ रहे हैं कि एक अपेक्षा है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी अपेक्षा है। मैं तो सिर्फ इस चीज का कहना चाहता हूं कि ये अपेक्षा हम हर सरकार से किया करें ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो उठ खड़ा हुआ है फिर इसी आपने जिस तरह से सरकार बनाई है उसकी वजह से, उस पर नजर डालते हैं। ये तस्वीर याद होगी आपको। 2 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में जब केजरीवाल सरकार के सामने बहुमत हासिल करने का सवाल था तो कांग्रेस ने खुलकर उनका साथ दिया। शंका का तो कोई इलाज है नहीं है, आउटसाइड सपोर्ट आपको देते हैं, हम आज भी उस पर स्टैंड करते हैं। दिल्ली के चुनाव में ना समर्थन लेने और ना देने की कस्में खाने वाले केजरीवाल आज की तारीख में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आपका कांग्रेस से रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि भाजपा का सामना कांग्रेस खुद नहीं कर सकती, इसलिए भाजपा को सामना करने के लिए साझा षड्यंत्र के तहत स्थिति पैदा की जा रही है। दिल्ली की राजनीति की कहानी भी अजीब है। शिंदे साहब कहाँ बैठेंगे हम बताएंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा, ये शिंदे कौन होता है बताने वाला? है शिंदे बिकम अ डिक्टेटर ऑफ दिल्ली? क्योंकि फिर लोकसभा चुनाव के बाद फिर सीटें आएंगी और वो सीटें किसको फायदा पहुंचाएंगी, ये सवाल खड़ा होगा। प्रश्न आपका ये था कि इस रिश्ते को क्या नाम दें। मैं बताता हूं क्या नाम न दें। ये कोई गठबंधन नहीं है, गठबंधन के अंदर कुछ रिटर्न होता है। ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये भी बता दूं कि कोई इनफॉर्मल टेलीफोन कॉल भी नहीं हुए थे।
और ये वो रिश्ता नहीं है। देखिए, आप ये समझिए, इस देश में किस किस तरह के समझौते और गठबंधन होते रहे हैं। जो पहले से होते रहे हैं वो तो नहीं है। क्या होते थे कि भाग के कोई नेता जाता था, मेरे पास केवल 28 सीटें हैं, लेकिन मेरे को आप चिंता न कीजिए, मुझे 8 का समर्थन प्राप्त है, इन 28 को मैंने किसी रिसोर्ट के अंदर रख दिया है, इन 8 के साथ बातचीत चल रही है, और भाग के राज्यपाल को चिट्ठी देता था, इन 8 से समझौता हो गया, उनमें से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा और 2 मिनिस्टर बनेंगे। वो तो नहीं है ना। दूसरा, सरकार शुरू हो जाती थी तो क्या होता था, मुझे हैरानी हुई ये सवाल आपने पूछा आज, मुझे लगा कल की खबर के बाद तो आप कम से कम ये सवाल पूछना बंद कर दोगे। ये होता था कि शीला दीक्षित के बारे में हमने चुनाव में कहा था, लेकिन अब हमें जांच करके पता लगा है कि उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। ये भी नहीं हुआ। पहला मौका हुआ, वो किया। तो आप ही अब इसकी परिभाषा दीजिए। मैं तो समझता हूं कि हमारी पार्टी ने एक बार भी कांग्रेस से समर्थन नामक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी में हमने नहीं कहा कि हमें किसी का भी समर्थन प्राप्त है। हमने तो केवल यह कहा था हमारे पास केवल 28 एमएलए हैं और ये 18 मुद्दे हैं जो लागू करने हैं। यदि आप कहें तो हम कोशिश कर लेंगे। जिस दिन हमें इनमें से किसी एक को करने से रोका जाएगा, कुर्सी छोड़ के उतर जाएंगे। नाम आप ढूंढ लीजिए अब आप इस रिश्ते का, अगर कोई रिश्ता है तो। योगेंद्र जी, आज के राजनीतिक संदर्भ में कोएलिशन पॉलिटिक्स एक वास्तविकता है। आपने जब दिल्ली का चुनाव लड़ा और दिल्ली के चुनाव के बाद भी कोएलिशन पॉलिटिक्स से आप दूर रहे, अंतोगत्वा आपने कांग्रेस से समर्थन लिया। लोकसभा के चुनाव में अगर ये स्थिति बनती है तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? एक तो सर मैं फिर कह दूं, हमने कांग्रेस से समर्थन लिया नहीं, कांग्रेस ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया कि वो करेंगे। जिस दिन तक उनका मिजाज है, मन है, देंगे। जिस दिन नहीं होगा, जिस दिन कांग्रेस और बीजेपी मिलकर हमारी सरकार गिराना चाहेंगे, गिर जाएगी। हमने आज तक ना कांग्रेस से समर्थन मांगा है ना ऑफिशियली लिया है। खैर, सवाल आपका दूसरा था। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस देश में पिछले 25 सालों से गठबंधन की सरकार चल रही है। यूं भी राजनीति के मिजाज में गठबंधन है। राजनीति हमेशा अलग अलग हितों का, अलग अलग विचारों का, अलग अलग समाज के वर्गों का गठबंधन होता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पार्टियों का गठबंधन करने की जरूरत हो, वैसा गठबंधन किया जाए, उसकी न तो आम आदमी पार्टी को आज कोई जरूरत है। और सच बात यह है कि पहला चुनाव लड़ने वाली पार्टी पहले दिन यदि गठबंधन की राजनीति शुरू कर देगी तो वो पार्टी जाएगी कहां, आगे जाएगी कहां? ये जो लाखों लोग हमारे से उम्मीद लगाए हुए हैं, हो सकता है उस उम्मीद के हम हकदार भी नहीं है, हो सकता है उसके हम लायक भी नहीं है उस उम्मीद के। ये लाखों लोग जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके पास क्या मुंह लेके हम जाएंगे कि साहब ये देखिए, पहले दिन से हम इस पार्टी से गठबंधन किए हैं, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार, वंशवाद, अपराधीकरण के जो जिम्मेवार हैं, उनके साथ गांठ बांध के हम आपके पास आए हैं। यह आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं है। इसमें अगर हमें असफलता हासिल लगती है तो असफलता मिले, कोई फर्क नहीं है। लेकिन पहले दिन हम उनके साथ गांठ जोड़ के जाएं, इसकी मुझे तो कोई अर्थ समझ नहीं आता सर। कुछ जो भी सीटें आए, जो भी सदस्य हों संसद में, उनका कुछ तो रोल होगा ना। अगर वो वोट नहीं भी डालते हैं किसी के पक्ष में, वो भी अपने आप में एक फैसला होगा। तो वो आम आदमी ये पूछेगा कि मैं जो वोट दे रहा हूं वो आखिर जाएगा किसको प्रधानमंत्री बनाने में। आम आदमी दरअसल ये सवाल नहीं पूछता है। खास लोग जो बड़े होटल के कमरों में बैठ के बात करते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनके मन में सीटें, गणित और ये सब रहता है। ये सवाल नहीं होता कि सरकार किसकी बनेगी, ये सवाल होता है कि इससे सरकार किसकी बनेगी, देश में क्या और सरकार इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि देश में बदलाव क्या होगा, मेरी जिंदगी में क्या बदलाव होगा, वो ये देखना चाहता है। आज आम आदमी पार्टी सिर्फ इतना कह सकती है, हम ये दावा नहीं करना चाहते कि इस देश के कोने कोने में बैठी छाई हुई हम कोई पार्टी हैं, 543 सीट लड़ रहे हैं, 400 सीट जीतने वाले हैं, जैसा दावा लोग करते हैं, ऐसा कोई दावा तो हम कर नहीं रहे हैं। हम इस देश में बुनियादी बदलाव की शुरुआत का दावा कर रहे हैं और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर आप कुल मिला के जो चल रहा है उससे संतुष्ट हैं तो ठीक है भाई, किसी की 4 सीट बढ़वा दीजिए, किसी की 4 घटवा दीजिए, हम उस खेल में तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि हालात इतने खराब हैं कि कुछ बदलाव की शुरुआत तो करनी चाहिए, अगर आप भी उतना जोखिम उठाने को तैयार हैं तो आइए, हम यहां पे हैं, हम उसके लिए इनवाइट कर रहे हैं। क्या हम देश देखना चाहते हैं
कि इस देश की लोकसभा में कोई भ्रष्टाचारी ना हो, कोई अपराधी ना हो, कोई खाली वंश के आधार पे ना आए। ये सवाल हम ले जाके देखना चाहते हैं। रही बात पार्टी के एमपी क्या करेंगे, मैं समझता हूं अमूमन 543 की लोकसभा में कोई 200-250 एमपी होते हैं जो सरकार में शामिल नहीं रहते हैं। वो बेचारे भी तो कुछ काम करते होंगे ना, वही काम हम कर लेंगे। योगेंद्र जी, तो हम ये कब कांग्रेस का एक तरफा प्रेम जो आपकी तरफ है वो कब अंत होगा, आपका क्या अनुमान? सर ये आप उन्हीं से पूछिए, अब प्रेम है या क्या है। इस प्रेम में प्रेम की वाणी नहीं है। आपने देखा होगा पहले दिन से जब एक तरफ से एक हाथ से हमें सपोर्ट एक्सटेंड किया जा रहा था, दूसरे हाथ से चाकू छुरे भी मुझे दिखाई दे रहे थे। एक कोने से एक बात बोली जा रही थी, दूसरे कोने से क्या क्या गालियां हमें दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये रणनीति है हमारी, हम इन लोगों को ऐसा फंसाएंगे, ऐसा मारेंगे। ये दुनिया में पहली बार मैंने ऐसा प्रेम देखा है। तो सर ये आप प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। ठीक नंबर डायल करो ना, 10 जनपथ वाला। लेकिन उस कॉल से पहले आपने कहा कि जो 250 एमपी विपक्ष में बैठते हैं उनके साथ आप भी बैठ जाएंगे, तो आपको वोट विपक्ष में बैठने के लिए दिया जाए। देखिए ये सवाल लाजमी सवाल है। जब कोई वोटर वोट देता है तो सरकार बनाने के लिए देता है। आप कह रहे हैं कि 250 जो विपक्ष में बैठते हैं उनमें बैठ जाएंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल विपक्ष में बैठने के लिए वोट दें। आप मुझसे कह रहे हैं कि एक ओपिनियन पोल 10 सीट दे रहा है, एक 12 सीट दे रहा है। मैं दो चीज कर सकता हूं, या तो मैं आपसे 10 और 12 के आंकड़े पे झगड़ूं। अब आपने इतने प्यार से मुझे यहां बुलाया है, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं क्यों झगड़ूं आपसे, है ना। तो मेरे पास दूसरा तरीका यह है कि मैं कहूं कि साहब, दूसरा तरीका मैं ये कह सकता हूं कि आप 2-3 महीना इंतजार कर लीजिए, आप भी देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को बढ़ाऊंगा तो वो अहंकार होगा जो कि शोभा नहीं देता। हम काहे कि हम बहुत छोटे से लोग हैं, ऐसा क्या हम अहंकार करें साहब, इतनी सीटें आ जाएंगी, कहां पहुंच जाएंगे। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये मान लेना कि जिस व्यक्ति ने ऐसे पार्टी को वोट नहीं दिया जो कि जीती, वो सब लोगों ने अपना वोट कूड़ेदान में डाल दिया, ये मैं नहीं मानता। मुझे विश्वास है आप भी ये नहीं मानते होंगे। योगेंद्र, सवाल तो शुरू में एक था लेकिन अब 2 आ गए हैं। तो पहला सवाल ये पूछता हूं कि कई बार ये लगता है पिछले आप जब से सत्ता में आए हैं, आपके कई लोग जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, एक तरह से शायद सोच समझ के लगता है कि संविधान, या हम जिसे संवैधानिकता कहेंगे, जिसको हम कानून और मर्यादा की बात करेंगे, उसको जानबूझ के तोड़ने की या उनके उल्लंघन करने की या उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार यह भी लगा, खासतौर पे केजरीवाल के धरने के बाद, कि एक आंदोलनकारी की भूमिका से एक मुख्यमंत्री की भूमिका के बीच का जो फासला है, वो फासला अभी दिमाग में शायद पूरा नहीं हुआ है, और अभी भी भूमिका या दिमाग में कहीं वो आंदोलनकारी ही बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री अभी वहां उतना नहीं पहुंचा। तो एक ये था कि इस अनुभव ने देश के आपके बहुत सारे मित्रों को और सहानुभूति रखने वाले लोगों को थोड़ा डरा दिया, उस अनुभव ने, और उनको चौंका दिया है। और मुझे लगता है कि वो ठिठके हैं लोग। आपका भी उसका आकलन होगा। तो ये क्यों हुआ? और दूसरा सवाल, चूंकि आपने कहा कि आप बदलाव की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, ये एक दावा कर रहे हैं, तो इससे पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश जिसके नेता थे। उस आंदोलन में और आप अपने आंदोलन में क्या अंतर देखते हैं? 2 सवाल। आपकी बात बिल्कुल सही है राहुल जी, कि अभी आंदोलन से मुख्यमंत्री की छवि पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। अरविंद खुद नहीं सीखे हैं, हमारे बाकी मंत्री भी नहीं सीखे हैं, और सच कहूं मैं नहीं चाहता कि वो पूरा सीख जाएं। ना सीखें इसमें अच्छा है। ये इन सब लोगों को याद रहे कि किस सड़क से लोग आए थे। जिस दिन बन के मुख्यमंत्री और लगा के अपने बंद गले का कोट यहां अरविंद केजरीवाल बैठ जाएंगे और बड़े शालीन तरीके से चीजें करेंगे, उस दिन मुझे बड़ा डर लगेगा। उन्हें सीखना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि सीखे नहीं, सीखने की जरूरत है। आपने कहा कि संवैधानिकता की मर्यादा की बाउंड्रीज खिसका रहे हैं, बहुत सुंदर कहा। दरअसल यही कर रहे हैं हम। इस दीवार को, ये जो बन गई है इस देश में कि संवैधानिक पद पे हैं, आप केवल यही काम कर सकते हैं, क्यों? कौन व्यक्ति इस चीज को सवाल उठाएगा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार यहां के लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ कर नहीं सकती? इसका काम केवल चिट्ठियों के सहारे नहीं हो सकता सर।
असेंबली के रेजोल्यूशन के सहारे नहीं हो सकता। इस सवाल को तो सड़क पे लड़ना ही होगा। मैं नहीं समझता कि ये सवाल कब सुलझेगा, मैं जानता नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जिस दिन सुलझेगा ये सवाल, ये सड़क पे सुलझेगा, संसद और विधानसभा के अंदर नहीं सुलझेगा। ये कोशिश की, ये कोशिश करने वाली चीजें बड़ी अटपटी लगती हैं। आपने सही कहा, हमारे कई मित्र चौंक गए हैं, कुछ निराश भी हुए हैं, कुछ ने गुस्सा भी व्यक्त किया है। जब कोई नई चीज आती है तो उसमें चौंकना, निराशा, गुस्सा स्वाभाविक है। हो सकता है हमें उनके निराशा से भी कुछ सीखना हो, हम सीखेंगे। लेकिन जब भी कोई नई चीज आती है तो उसमें अटपटा हमेशा लगता है दुनिया को। हो सकता है थोड़ी देर बाद हमें आदत भी पड़ जाए कि मुख्यमंत्री कभी कभार सड़क पे सो जाते हैं। अच्छी बात है ना, अगली बार रैन बसेरे की कोई फाइल आएगी तो मुख्यमंत्री को याद रहेगा कि हाँ, ठंडी तो बड़ी लगती है सड़क पे सोते वक्त। जयप्रकाश आंदोलन से आपने तुलना की बात की, बहुत बड़ी चीज है सर। मुझे नहीं लगता उस आंदोलन का सौभाग्य था कि उसके पास इतना महापुरुष एक था जो उसको आगे ले जा रहा था। हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, बहुत कम अनुभवी लोग हैं, किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं चलाएं। हाँ, इतना इतिहास का फायदा जरूर है कि आज हम उस आंदोलन के सबक से सीख सकते हैं। ये इतिहास में हमेशा नई पीढ़ी का एक मोनोपोली और एक विशिष्ट अधिकार होता है। उस आंदोलन के कुछ अनुभवों से सीख सकते हैं, उनकी कुछ गलतियों से भी सीख सकते हैं। लेकिन ये मानना कि हमने उनकी गलतियों से सीखा और ये सोचना कि हम उनसे बड़े कद के हो गए, दो बिल्कुल अलग बातें हैं। उनसे सीखेंगे, जनता प्रयोग की गलतियों से सीखेंगे और उससे कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके पास भी महापुरुष थे, उधर पुणे के पास गांव में छोड़ दिया आपने। मैंने कहा पार्टी की मैंने बात की सर। आंदोलन के बारे में आपने सही कहा। अन्ना का नेतृत्व हमारे लिए प्रेरणाकारी था, आज भी वो प्रेरणा के स्रोत है। राजनीति और राजनीतिक दल में उनका मन शुरू से था नहीं कि एक स्टेज पे उन्होंने हां भी कर दी, पार्टी की घोषणा भी कर दी, लेकिन उनका मन इस चीज में था नहीं। वो अलग हैं। उनकी आलोचना भी मुझे तो आशीर्वाद लगती है। जैसे बुजुर्गों का होता है ना, एक बुजुर्ग के वो कहानी किस्से हैं कि एक बुजुर्ग एक छोटा सा पुर्जा लिख के चल बसे और उसके बेटों ने पढ़ा, माथा ठोक लिया कि बुड्ढा क्या लिख के मर गया। लेकिन उसके 10 साल बाद उन्हें लगा कि हाँ, उनकी बातें सुनने से फायदा हुआ। मैं समझता हूं अन्ना की जो आलोचना है, उनके कटु वचन कई बार होते हैं, वो भी एक बुजुर्ग का छुपा हुआ आशीर्वाद है, उससे भी हमें कुछ फायदा ही होता है। चलिए, आपने अरविंद केजरीवाल जी की जो कुछ बात बताई, उससे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी तरफ इशारा राहुल जी ने भी किया, उस सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ पूरी सरकार सड़क पर धरना देने बैठ गई। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रात फुटपाथ पर सोकर बिताई। इसी सब के बाद देश में सवाल उठे कि केजरीवाल सरकार चला रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल ने वादा किया था कि वो बिजली 50% सस्ती कर देंगे। बिजली कंपनियों ने दाम कम नहीं किए तो सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी। बाद में बिजली कंपनियों ने सरचार्ज लगाकर बिजली और महंगी कर दी। अब बिजली सप्लाई को लेकर केजरीवाल सरकार कंपनियों से उलझी हुई है। पानी पर जरूर केजरीवाल सरकार ने थोड़ा मरहम लगाया है। लोकपाल बिल बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के विधानसभा में पेश किया जा रहा है। जानकार कहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। केजरीवाल के मंत्रियों के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब हाल ये है कि आए दिन दिल्ली में कोई न कोई धरना प्रदर्शन केजरीवाल सरकार के खिलाफ होता रहता है। सब्जी फल बेचने वालों ने हड़ताल की तो सरकार ने एस्मा लगा दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल खुद धरने पर बैठे तो ठीक, दूसरे करें तो एस्मा क्यों? सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल की सरकार दिल्ली में अराजकता फैला रही है? योगन जी नमस्कार। दिबांग। योगन जी, एक ये बात देखने में आती है कि आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं माई वे और हाईवे, यानी मेरा रास्ता लो नहीं तो रास्ता नापो, और इस चक्कर में आप तरह तरह की पैंतरेबाजियों में फंसते हैं। मुझे याद आ रहा है रेफरेंडम, मुझे याद आ रहा है धरना आपने जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है जनता दरबार। तो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आप लगातार दिखाई देते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि एक तरफाई करते हैं। आज आपने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, भाई वो एक आपने राय मांगी थी, वो सार्वजनिक कैसे हो गई? अब आप कानून को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, भाई ये तो बड़ी कायदे की चीज थी, आपने ऐसी गलती कैसे कर दी? मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बीमारी है जिसकी वजह से आप कूदते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है?
इसका मूल क्या है? क्या आप ऐसे ही कूदते रहना चाहते हैं? क्या आप ये बीमारी आपको लग गई है, ये आपको पसंद आ गई है? आपके प्रश्न से पहले मैं वो प्रश्न देख लूं जो अभी प्रेजेंट किया गया था, और मैं सोच रहा था कि ये तो गांधी जी बेचारे बच गए। गांधी जी के जमाने में टेलीविजन होता तो उनसे पूछा जाता कि ये नमक उठा रहे हो, मतलब देश का आजादी का आंदोलन चला रहे हो या ड्रामा कर रहे हो? नमक के आधार पे आप विदेशियों को निकालेंगे इस देश से? ये टोपी पहन के क्या चलते हो? कपड़े उतार के किसको ड्रामा दिखा रहे हो? ये जिसे हम ड्रामा कहते हैं कई बार, ये इस दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताइएगा, जहां बड़ी राजनीति हुई हो और उसके बड़े प्रतीक ना बने हो। ये जो प्रतीक की राजनीति, ये आपका मुख्यमंत्री रात को सो रहा है सड़क पे, ये सब चीजें हैं जो लोगों के जहन में रहती हैं। ये कहीं एक संदेशा देते हैं। उस संदेशे को यदि हम इसको उछालना शुरू कर देंगे और उसे ड्रामा बताना शुरू कर देंगे तो उससे खैर ड्रामे का तो अपमान होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ड्रामा बहुत हल्की चीज है। मैं नहीं मानता साहब, जो थिएटर है बहुत बड़ी चीज है, इतना आप ड्रामे का अपमान ना करें आप। और दूसरा, राजनीति के प्रतीकों का बड़ा अपमान होगा। खैर, आपका प्रश्न जो था दिबांग, वो ये कि आपने कहा हमने जनमत संग्रह करवाया, बिल्कुल करवाया। मैं तो समझता हूं कि लोकतंत्र में एक नई परिपाटी स्थापित हुई। वो चीज और ज्यादा हो, नियमित रूप से हो, इसकी व्यवस्था बने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस चीज की हम व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। जो नई नई चीजें शुरू हो रही हैं, हो सकता है वो अटपटी लगे। मैं मानता हूं कि उनमें से कई अटपटी लगती हैं, मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये अटपटी चीजें बाद में सामान्य लगने लग जाती हैं, अच्छी लगने लग जाती हैं, बशर्ते इससे आम जनता की ताकत बढ़े। मुझे लग रहा है कि सरकार की जो बिल्कुल ठस परिपाटी हुआ करती थी कि मंत्री आएंगे, कल तक सड़क पे कुछ करते रहेंगे, अगले दिन से आके पालतू बन जाएंगे और बिल्कुल दुम हिलाते हुए वो सब चीजें करना शुरू कर देंगे जो कि मंत्रियों को शोभा देती हैं, उस परिपाटी से अलग हट के कुछ हो रहा है, तो इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। नहीं, दिबांग का सवाल था माई वे या हाईवे। ओह हाँ, इसको मैं भूल गया। देखिए, इसमें जो हम कह रहे हैं, खासतौर पे जो आज जो बात हुई है, हम इसमें कह क्या रहे हैं? एलजी कह रहे हैं, या ऐसा अखबार में रिपोर्ट आया है, मैं तो नहीं जानता, उनसे अभी बात नहीं हुई है इसके बारे में, लेकिन अगर कोई कह रहा है, ऐसा कहिए केंद्र सरकार कह रही है कि आप दिल्ली विधानसभा में इस विधेयक को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बिना हमारी मर्जी के। अब इसका तो किसी को विरोध करना पड़ेगा। अगर इस विरोध को आज तक दिल्ली की जितनी भी सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करने को तैयार रही हैं, लेकिन हर चौथे साल एक चिट्ठी लिख देती हैं कि ये बड़ा गलत चीज है और दिल्ली की सरकार को लोकतांत्रिक अधिकार होने चाहिए। पहली बार है जो एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं सिर्फ चिट्ठियां नहीं लिखूंगा, मैं गलत चीज का विरोध करूंगा। अब इसमें माई वे हाईवे वाली बात क्या है? हम चाहते नहीं कि कोई करे। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है ये चीज कि दिल्ली सरकार को वो सब अधिकार होने चाहिए जो अरविंद केजरीवाल आज मांग रहे हैं। पर जब अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं तो कहा जाता है कि बड़ी विचित्र चीज हो रही है, बड़ी गड़बड़ चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को? स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी चिट्ठी लिख देनी चाहिए कि सर बहुत गलत काम है। क्या ये चाहते हैं मुख्यमंत्री से? लोकतंत्र में हम ये तो चाहते हैं ना कि जिसे जनादेश मिला हो उस जनादेश का प्रयोग जनता की आकांक्षाओं के लिए कर सके, वही तो कोशिश कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि आपकी पार्टी ने अभी तक कोई भी ऐसा एजेंडा सामने नहीं लाया जो लोगों की इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सके। इवन इन दिल्ली गवर्नमेंट और जो आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं लोकसभा में, उसमें भी नहीं आया। बीबीसी ने भी अपने इंटरव्यू में पी चिदम्बरम के साथ एक सवाल किया कि इंडिया और चाइना का कंपेयर करना भी लोगों ने बंद कर दिया है। आपकी तरफ से सारी चीजें अभी नेगेटिव हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या करना होगा, ये एजेंडा आप नहीं लेके आ रहे। बिल्कुल सही सवाल है। हमने दिल्ली के संदर्भ में दिल्ली की आर्थिक अवस्था, दिल्ली में उद्योगों की स्थिति कैसे बेहतर हो, दिल्ली में व्यापार की स्थिति कैसे बेहतर हो, ये अपने मैनिफेस्टो में लिखा भी था और उसके पहले 1 महीने में किए जाने वाले काम कर भी दिए हैं। लेकिन
दिल्ली सरकार पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बहुत बड़े प्रोनाउंसमेंट कर नहीं सकती। सवाल अब आया है, अब हम पे जिम्मेवारी है पूछने की कि हम पूरे देश की अर्थनीति के लिए, पूरे देश की बेहतरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, और उसी का एजेंडा हम देश के सामने रखने जा रहे हैं। हमारी आर्थिक नीतियों पे हमने काफ़ी बहस की है, काफ़ी सोचा है, समझा है, क्योंकि एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और स्वराज के आंदोलन से निकले हुए विचार से सीधे सीधे आर्थिक नीति क्या हो, ये सोचने में वक्त लगता है। हमने वक्त लिया है, बनाया है। आप जैसे लोगों की राय थोड़ा और ले लेंगे, लेकिन निश्चित ही चुनाव से पहले, जैसे दिल्ली में हमने अपना घोषणा पत्र निकाला था, देश का घोषणा पत्र निकालेंगे। दिल्ली में हमारे दोस्तों ने कहा था बहुत बड़ा हो गया घोषणा पत्र आपका, 66 पेज का हमने घोषणा पत्र निकाला था। आप लोगों की राय हो तो हम उतना ही लंबा निकाल देंगे, आप कहेंगे कि बहुत लंबा था तो थोड़ा छोटा निकाल देंगे, जैसा आप कहेंगे। लेकिन ये इस विमर्श से पहले ही आपने एफडीआई वाला फैसला कर दिया, क्योंकि वो हमारे दिल्ली के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। हमारी दुर्भाग्य ये है कि हमने शायद इतना बड़ा घोषणा पत्र बना दिया कि लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा था कि दिल्ली में एफडीआई, क्योंकि एफडीआई रिटेल का सवाल दिल्ली में क्या है, दिल्ली में सवाल ये है कि हजारों हजार खुदरा किराने के दुकानदार हैं जिनको लगता है कि उनके पेट पे लात लगेगी। उसके बरक्स कुछ अर्थशास्त्री आके कहते हैं कि उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी, हजारों लाखों लोगों की दुकान, लेकिन दीर्घ काल में इससे आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी। हमने दोनों चीजों को संतुलित करके देखा और हमारी समझ ये थी कि जिसके पेट पे लात लगेगी उसका तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जिसको फायदा होगा या नहीं इसके बारे में दो राय है। इसलिए जाहिर है जिसके पेट पे लात लग रही है पहले उससे बचाओ। पर ये फैसला दिल्ली के लिए किया है आपने, या जब लोकसभा के लिए ये बात रखेंगे तब इस पे पुनर्विचार होगा कि देश में स्थिति अलग है? मैंने बार बार कहा है कि दिल्ली में हमारी सरकार ने जो 2-3 अर्थव्यवस्था संबंधी घोषणाएं की हैं, उसे हमारी पार्टी के आर्थिक दर्शन की खिड़की न माना जाए। हमें इन चीजों पे सोचना है और अगर हमने कोई सोच में गलती की है तो उसे सुधार लेंगे। हमें कई चीजों में सोचने समझने की अभी जरूरत है और एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की आर्थिक नीति और आर्थिक दर्शन क्या हो, ये एक खुला सवाल रहा है। वैसे हम पिछले 1 साल से इन चीजों पे सोच रहे हैं, काफी एक्सपर्ट ग्रुप पहले भी थे, एक नया भी बना है। ऐसा नहीं कि हम इस काम को मुलतवी करके रखा हुआ है, लेकिन अगर और सोचने की जरूरत होगी तो और सोचेंगे। यानी ये कहा जाए कि आप एंटी एफडीआई इन रिटेल पार्टी नहीं है? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे एफडीआई इन रिटेल कोई आर्थिक दर्शन का मुद्दा हो। हमारी दिक्कत ये हो जाती है इस देश में कि हम सेंसेक्स को इस देश की अर्थव्यवस्था का टेम्परेचर नापने का तरीका मान लेते हैं, हम एफडीआई इन रिटेल को इस देश की आर्थिक नीति का एक प्रतीक मान लेते हैं। ये सब बहुत छोटे और स्पेसिफिक सवाल हैं। असली सवाल एक राजनीतिक दर्शन का होता है कि आपकी आर्थिक नीति किसके हित में होगी। वो है आखिरी व्यक्ति, आम आदमी, आम औरत, अंतिम इंसान। उस अंतिम इंसान के फायदे के लिए क्या सरकारी स्कूल ज्यादा खोलना बेहतर होगा या नहीं, प्राइवेट अस्पताल को इंश्योरेंस देना बेहतर है या सरकारी अस्पताल ज्यादा खोलना, इन चीजों पे खुला दिमाग होना चाहिए। मैं बहुत हैरान रहा हूं कि एफडीआई इन रिटेल इतना बड़ा इस देश की अर्थव्यवस्था का सवाल कब से बन गया। मैं तो कोई अर्थशास्त्री को नहीं मिला हूं जिसने ऐसा कहा। उससे कई लोग संकेत ले रहे हैं। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं उस सवाल से। योगेंद्र जी, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप जन लोकपाल बिल पास कराएंगे और उसके लिए जो सदन की बैठक होगी वो ऐतिहासिक सभागार में नहीं होगी, वो किसी खेत में, किसी पार्क में, किसी स्टेडियम में, किसी ग्राउंड में वहां करेंगे। पहली बात तो यह है कि उनको ये निर्णय लेने का हक ही नहीं है। विधानसभा की बैठक क्या होगी ना तो एलजी डिसाइड कर सकते हैं, ना अरविंद केजरीवाल, ना चीफ सेक्रेटरी, ना दिल्ली सरकार। यह निर्णय सदन को करना है। दूसरी बात आपकी कि क्या आप अगर लोकसभा में आएंगे तो उसकी बैठक भी क्या ऐसे ही बाहर होगी और पूरे देश को इनवाइट किया जाएगा? खुले आकाश से इतना घबरा क्यों रहे हैं सर? हम जो पहले हुआ करता था कि शपथ जब मुख्यमंत्री लिया करते थे ऐसे सुंदर कमरों में किसी बड़े राज दरबार में हुआ करते थे। फिर कोई मुख्यमंत्री आया, अरविंद केजरीवाल जैसा रहा होगा, जिसने कहा कि मैं खुले मैदान में शपथ लूंगा। आप जैसे समझदार लोगों ने तब कहा होगा कि क्या बेवकूफी की बात करते हो, कभी खुले मैदान में शपथ होती है। होने लग गई, हम सबको बड़ी सामान्य लगने लग गई। ये जो सदन की चीजें हैं सर, ये जो लोकतंत्र है, लोक लाज, लोक दबाव और लोक मत से चलना चाहिए।
और अगर इसमें किसी को लगता है, और आज की बात नहीं है, आज मुख्यमंत्री बन के नहीं कह रहे, चुनाव से 2 महीना पहले हमने कहा था, हमने तो बेवकूफ़ी से डेट भी एक दे दी थी जो कि हम पालन नहीं कर पाए। हमने क्या कहा था? हमने तो साधारण सी चीज़ कही थी कि जिस चीज़ के लिए सड़क पे संघर्ष हुआ है, जिस बात के लिए इस देश के लाखों लोग पहली बार अपनी जिंदगी में घरों से बाहर निकले सड़क पे, उस चीज को जब पास किया जाएगा, जनता के बीच, जनता के सामने किया जाएगा, ये उसकी एक भावना है। उस भावना को अभिव्यक्त करने का ये प्रतीक है रामलीला मैदान। आप उसे खेत कह दीजिए, आप जो कह दीजिए, सर माथे पे है, तो उसका एक प्रतीक है। इस देश में रामलीला मैदान और जंतर मंतर किसी जमीन का नाम नहीं है, वो एक भावना का प्रतीक है। जैसे जलियांवाला बाग इस देश में कोई खेत नहीं है, इस देश की एक बड़ी घटना, इस देश की एक भावना का प्रतीक है, उस प्रतीक का है। प्रतीकों की राजनीति से हम कई बार घबरा जाते हैं। केवल प्रतीक नहीं होने चाहिए, प्रतीक के पीछे सब्सटेंस होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन अगर सब्सटेंस के साथ ठीक प्रतीक हो तो बड़ा सुंदर लगेगा। लेकिन हमारे लिए लोकपाल बिल ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई मैदान या कोई दीवार ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी जो है उसमें हर तरह के लोग हैं, रंग बिरंगे लोग हैं। मतलब योगेंद्र यादव भी हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार भी हैं, और जो इतने विनम्र हैं, दूसरी तरफ कुमार विश्वास जैसे अतिरेक वाले लोग भी हैं, कैप्टन गोपीनाथ भी हैं, मीरा सान्याल भी हैं, और आप जैसे समाजवादी दर्शन वाले लोग भी हैं। ये एक बंच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस लगती है ये पार्टी मुझे, कि इसमें ये जो अंतर्विरोध हैं इसमें अलग अलग आर्थिक नीति को लेकर, सामाजिक नीति को लेकर के, इस पार्टी की एक तो आर्थिक नीति के बारे में आप बोल चुके इसलिए उसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन सामाजिक नीति जो है खास करके अल्पसंख्यकों को लेकर के, दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के क्या नजरिया है एक, और दूसरा जो प्रतीकों की राजनीति की आपने बात की, तो प्रतीकों की राजनीति इस देश में पहली बार नहीं हो रही है, प्रतीकों की राजनीति होती रही है। प्रतीकों की राजनीति नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, सरदार पटेल से लेकर के चाय की दुकान तक, और प्रतीकों की राजनीति राहुल गांधी भी करते हैं। वो कभी कलावती के यहाँ जाते हैं और कभी जो है वो उसकी किसी के यहाँ जाते हैं, तो और अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। तो ये पहला सवाल तो सामाजिक नीति का है, उस पर क्या आपका नजरिया है, और दूसरा जो है प्रतीकों की, इन तीनों प्रतीकों की राजनीति में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना होता है विनोद जी कि कोई चुटकुला सुन के आपको हंसी आती है, दूसरा चुटकुला सुन के आपको लगता है क्या हास्यास्पद बात हो रही है। हास्य और हास्यास्पद में जो अंतर है, प्रतीक, कोई प्रतीक होते हैं जो जनता के दिल में बस जाते हैं, कोई प्रतीक होते हैं जिसको देख के आप कहते हैं क्या बकवास है। इसका फैसला जनता करती है, इसका पता लग जाता है। जो आपने पहले कहा, आपने तो बड़ी उदारता से कहा अजीब अजीब रंग के लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने इंटरव्यू में कहा था शिव जी की बारात है। हम सब अलग अलग दिशा से आए हैं। आज हम अचानक ये नाटक करना शुरू कर दें कि हम सब एक विचार की, एक पार्टी से आए हैं, कल तक हम हमेशा एक थे। हम सब अलग अलग आंदोलनों से आए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा किस किस अलग अलग धारा, किस किस पगडंडी पे चल के हम सब लोग इस पार्टी में आए हैं। तो ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, ये कोई आरएसएस की बनाई पार्टी नहीं है जो कि पहले एक विचार बना उसके बाद उसका एक राजनीतिक औजार बना, ऐसा नहीं है। इस देश के आम लोगों ने कुछ न्यूनतम एजेंडा लागू करने के लिए खुद एक पार्टी बनाने की कोशिश की है, उसमें हम सब लोग आ गए हैं। ऐसे में हमें एक दूसरे के साथ जीना सीखना है, एक दूसरे के अलग अलग विचारों से को समझना सीखना है। सवाल सिर्फ, और इसको समझाने की एक ही मैंने तो पिछले 1 साल में कुंजी सीखी है, सवाल ये नहीं है कि मेरे और दूसरे मित्रों के बात में एक रूपता कैसे आ जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या फर्क पड़ता है योगेंद्र यादव के विचार, कुमार विश्वास के विचार, इससे देश को क्या फर्क पड़ता है? असली चीज ये है कि इस देश में जिन विचारों पे एक जिच आ गई है, जहां संवादहीनता आ गई है, वहां पे क्या हम एक संवाद दोबारा शुरू कर सकते हैं? आपने सामाजिक न्याय की बात कही। सामाजिक न्याय के मूल मंत्र इस देश का संविधान देता है, कैसे कोई उससे बाहर जा सकता है? इस देश का संविधान कहता है सामाजिक न्याय। इस देश का संविधान कहता है कि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनको बराबर हक दिलवाना इस देश की सरकार का काम है। इस देश के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इस संविधान के दायरे से कोई बाहर कैसे जा सकता है? कम से कम हम तो नहीं जा सकते। उसके बाद बहस होती है आरक्षण की तफसील पे। आरक्षण की जो बुनियादी व्यवस्था है, वो उसका दर्शन इस देश का संविधान बताता है, उसके बाहर कोई कैसे जा सकता है? सिर्फ तफसील पे फिर बात होती है कि इसको बेहतर कैसे बनाया जाए, इसको प्रामाणिक कैसे बनाया जाए, क्या ये अपने आप में पर्याप्त है,
इन चीजों पे बात होती है जो होती रहनी चाहिए। मेरे मन में केवल एक आकांक्षा है। मेरी आकांक्षा ये कतई नहीं है, मेरे यहां कई पुराने समाजवादी मित्र बैठे हुए हैं, मेरी आकांक्षा कतई नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो परसों तक मेरे विचार थे, आज से 10 साल पहले मेरे और मेरे मित्रों के विचार थे, वो सब आम आदमी पार्टी के एजेंडा में आ जाएं। नहीं, मेरी आकांक्षा केवल एक है कि इस देश में तमाम विचारों के संवाद का एक फोरम बन जाए आम आदमी पार्टी। जिस सवालों पे देश आगे सोच नहीं पा रहा, उस पे अगर एक कदम आगे बढ़ जाए आम आदमी पार्टी की तरफ की वजह से, तो उससे मेरा मन तो खुश हो जाएगा। डॉक्टर यादव, जब आम आदमी पार्टी से देश के प्रति जुड़ी नीति पे, कोई राष्ट्र नीति पे सवाल पूछे गए दिल्ली चुनाव में, तो अरविंद केजरीवाल जी ने हर बार ये कहा कि अभी दिल्ली के लोकल मुद्दों पर बात कीजिए, जब राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ेंगे तब राष्ट्रीय मुद्दों के हम बात करेंगे, तब अपनी नीतियां बताएंगे। बहुत शुभकामनाएं, आज आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मगर अब जब आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो आपके ऊपर 4 ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सामाजिक न्याय की बात आपने करी है, तो पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा जब भी कोई ज्वलंत मुद्दा होगा जिसके ऊपर समाज के अंदर एक तरह से कोई बंटवारा होगा या विभिन्न राय होगी, उसमें आप जनता से सलाह मशवरा लेंगे, और कोई भी आदमी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, प्रशांत भूषण हो या जो डॉक्टर योगेंद्र यादव हो, अपनी सोच को पार्टी की सोच के ऊपर थोपेंगे नहीं। ये बात आपने कही थी। आज मैं आपसे पूछता हूं और मैं आपको विनम्रता से एक तरह से विनती करूंगा या चुनौती भी दूंगा कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के बीच में, उनके मेंबर्स के बीच में आप एक सर्वे कराएं कि इस देश के अंदर जो आरक्षण, आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो जाति और धर्म के आधार पर मिलने चाहिए या फिर जो समाज के अंतिम छोर पर आज जो करा है गरीब व्यक्ति, क्योंकि आज देश में 2 ही जातियां, अमीर और गरीब, तो गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। ये मैं आपको चुनौती देता हूं, और जो भी उसका निर्णय आए, अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि गरीब को मिले तो आप फिर वो निर्णय लें। आप आग्रह करें, चुनौती न दें। और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खाली क्यों निर्णय करें? आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता कौन? जैसे मेरे विचार से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर भी इस देश का मालिक नहीं है। आम आदमी से बात होनी चाहिए कि ओबीसी और एससी/एसटी का आरक्षण को और बढ़ाना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए था कि हम जनता से राय लेंगे, अपनी पार्टी से राय लेंगे, और जो भी एक नीति आएगी उसको मैं आम आदमी पार्टी की नीति मानूंगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ओबीसी एससी/एसटी का आरक्षण बढ़ाने की खबर कतई गलत थी। मैंने बाद में अखबारों से उस अखबार को मैंने चुनौती दी थी कि आप वो रिकॉर्डिंग मुझे दिखाइए। उन्होंने बंद कर दिया। मैंने भी कहा बेचारे पत्रकार को क्यों ज्यादा परेशान किया, जब वो फॉल्स रिपोर्ट थी बिल्कुल भी। जो मैं आपको बात कह रहा हूं वो ये है कि आरक्षण बहुत एक अच्छा उदाहरण है जिन सवालों पे इस देश में एकदम जिच पैदा हो गई है, संवादहीनता पैदा हो गई है, उसका फैसला योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण या आम आदमी पार्टी के 50 हजार कार्यकर्ता क्यों करें? उसका फैसला आम जनता करे। संयोग से इस सवाल पे पिछले 20 सालों में मैंने कम से कम 10 जनमत सर्वेक्षण करवाए हैं। आपको जब रुचि होगी मैं बता दूंगा जनमत सर्वेक्षण का नतीजा क्या है। कम से कम वो नहीं, मैं एक जरूर आपको बात कहूं, आप चाहते हैं कि इस कमरे में करवा लिया जाए। मैं ओपिनियन पोलस्टर रहा हूं, आप इतना भी मुझे बता दीजिए इस कमरे के अंदर बैठे हुए लोग इस देश की जनता के कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप थोड़ा सा सोचना इस सवाल पे। आपको मैं उत्तर बता देता हूं, इस देश में कई बार इस सवाल पे एक नहीं दर्जनों जनमत सर्वेक्षण हो चुके हैं, और दर्जनों जनमत सर्वेक्षण ने बार बार ये बताया है कि इस देश की अब जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को इस देश की 3/4 जनता का समर्थन है। मैं एक सूत्र में आपको अपनी राय बता देता हूं जो अब पार्टी में राय बन रही है उसके हिस्से के रूप में। आरक्षण जरूरी है लेकिन अपर्याप्त है, उस व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। पूरे देश में धीरे धीरे राय बन रही है, बजाय इसको एक ये बनाम वो चीज करने के, क्योंकि पुरानी हमारी राजनीति थी उसमें सामाजिक न्याय बनाम मेरिट, इस तरह का हम खेल खेलते थे। वो सब खेल खेलने बंद करें। इस देश को दोनों चीजों की जरूरत है और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें संवादहीनता तोड़ी जा सकती है। आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी, ये जो डायलॉग होना बंद हो गया इस देश में, इसको तोड़ने की हम कोशिश करेंगे। योगेंद्र जी, मुझसे तो आप परिचित हैं ही। अभय जी से कौन परिचित नहीं? देखिए, इस देश में आदर्शवादियों की कभी कोई कमी नहीं रही, आज भी आदर्शवादियों की संख्या पर्याप्त है। आपने अपना राजनीतिक आदर्श बड़ी खूबी से रखा और लगातार आप रख रहे हैं, और आपकी खूबी की मैं प्रशंसा करता हूं। मुझे आम आदमी पार्टी का आदर्शवाद इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि वो उसने नतीजे निकाल के दिखाए हैं।
अगर आप जमीनी नतीजे निकाल के ना दिखाते तो इस वक्त आप यहां नहीं बैठे होते, हम किसी और से संवाद कर रहे होते। इसीलिए आपको लोकसभा चुनाव में भी नतीजे निकाल के दिखाने पड़ेंगे, तभी उसके बाद आपसे संवाद संभव हो सकेगा, लोकसभा चुनाव के बाद। वरना लोग आपसे संवाद करना बंद कर देंगे। घोषणा पत्र कार्यक्रम में अगर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह फ्लॉप हो गई तो अगले घोषणा पत्र कार्यक्रम में आपको नहीं बुलाया जाएगा। इसीलिए शुरू में यह सवाल उठाया गया था कि आपके नतीजे क्या आएंगे, आपकी सीटें क्या आएंगी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से उसी सवाल पर फोकस किया जाए और जो नतीजों का प्रश्न है उसको अमूर्त भाषा में व्यक्त करने की बजाय कुछ ठोस भाषा में व्यक्त किया जाए, ताकि आगे भी, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की विशेषता यही है कि वो आदर्शवादी होने के साथ साथ आदर्श से समझौता किए बिना नतीजा निकालना जानती है। यानी कि अभय जी मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं यहां कोई सीटों का आंकड़ा दे दूं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, जो मैं एक दो सिर्फ चीज आपके सामने रखूंगा। पहली एक सवाल इससे कनेक्टेड और भी है। देखिए, आप कह रहे हैं आप 350 सीट पे लड़ना चाहेंगे। अगर आप रियली बदलाव लाना चाहते हैं तो 543 पे क्या आपको शक लगता है कि आपकी इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी, सिर्फ 350 पे ही लड़ना चाहते हैं क्या? आप देश को मौका क्यों नहीं देते कि बदलाव के लिए आप 543 सीटें लड़ें, जनता आपको साथ दे? ऐसा क्यों आपके मन में शक है कि आप 543 पे नहीं लड़ सकते? सर, ना तो हमने 350 का आंकड़ा कभी भी दिया, ना कभी 543 से इंकार करने का आंकड़ा दिया। हमने सिर्फ एक साधारण सी बात की, अखबारों में वो हेडलाइन छपती रहती है रोज रोज, मैं भी पढ़ता हूं, अच्छा 350, मेरे लिए भी वो खबर होती है जैसी आपके लिए खबर होती है। हम सिर्फ एक साधारण सी चीज करना चाहते हैं। देश में एक आशा, उत्साह, ऊर्जा एक नए किस्म की पैदा हुई है। संयोग से उसके केंद्र में हम आ गए हैं। सच कहूं, मौका बहुत बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे हैं। दूध बहुत है, अमृत बहुत है और हमारा बर्तन बहुत छोटा है। हमारी कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से बर्तन बड़ा बन सके, हमारी झोली थोड़ी सी बड़ी बन सके। जरूर 543 लड़ना चाहिए, हमारी काबिलियत हो तब ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता में जो उत्साह, ऊर्जा है उसको हम छोटा ना करें। हमारी अपनी कमियां हैं। अगर हम 543 नहीं लड़ेंगे, उसके पीछे कोई बड़ी रणनीति नहीं, उसके पीछे हमारी नाकाबिलियत होगी, हमारी कमियां हैं। एक इतिहास में इस वक्त हमारे पास सीमाएं हैं जिसमें हम चल रहे हैं। इसके बावजूद भी अभय जी चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं। मैं एक दो इशारे करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने पहली बार सदस्यता अभियान चलाया। इस देश की कई पार्टियों ने सदस्यता अभियान चलाए हैं। 16 दिन में 98 लाख लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य बने। आप में से बहुत वरिष्ठ और अनुभवी लोग बैठे हैं। मुझे याद नहीं पड़ता किसी पार्टी ने 2 हफ्ते में 1 करोड़ के करीब मेंबर बनाए। शायद उससे कुछ इशारा मिलता है। ओपिनियन पोल्स ये दिखा रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी 20% से ज्यादा वोट लेगी। जिस पार्टी ने प्रचार का एक काम हरियाणा में नहीं किया था तब तक, जब आपका पोल वो हुआ, उस वक्त उसको 20% से ज्यादा वोट हरियाणा में थे। पंजाब में, जहां हर जिले में हम इकाई नहीं ठीक से बना पाए हैं, काफी जिलों में है, हर जिले में नहीं है, वहां इस पार्टी को 15% से ज्यादा वोट आ रहे हैं सर्वे में। कुछ हो रहा है, बदलाव हो रहा है। लेकिन अगर मैं बैठ के यहां आंकड़े दूंगा तो हम में से कई लोग हंसेंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब, आप सब, और खासतौर पे कांग्रेस और बीजेपी मान के चलें कि आम आदमी पार्टी 10 सीट वाली पार्टी है। दिल्ली में हमें 4 और 6 सीट वाली पार्टी माना गया था, वो ठीक है। हमारी औकात इतनी ही है, हम यहीं से शुरू करते हैं। देखिए चुनाव बढ़ेगा, क्या क्या होता है हम सब मिलके देखेंगे। योगेंद्र जी, आपने कहा कि सरकारें तो हर 5 साल में बदलती हैं, चुनाव आते हैं। आप देश बदलना चाहते हैं, समाज बदलना चाहते हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा है कि खाप पंचायतें एक तरह की एनजीओ हैं, और आप कहते हैं कि खाप पंचायतें झगड़ा सुलझाने का एक पारंपरिक माध्यम रही हैं। हरियाणा में अगर आप में और हुड्डा में चुनना हो तो दोनों एक तरह की ही बातें कर रहे हैं, किसको चुना जाए? उसका एक तरीका होगा कि दोनों का पूरा स्टेटमेंट देख लिया जाए। ये खाप पंचायत वाला मामला ऐसा उठ गया है, मैं 2-4 चीज स्पष्ट कर दूं आपको। पहला तो ये कि मैंने कहीं बयान नहीं दिया था। आप जैसे स्मार्ट पत्रकार आ जाते हैं,
हर सभा के बाद 25 सवाल होते हैं, एटॉमिक एनर्जी से लेके खाप पंचायत तक। तो मैंने उसको जवाब दिया था और जवाब मेरा ये था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए। मैंने कहा था इस देश की हर जाति समुदाय में ऐसे अपने सामाजिक संगठन होते हैं जो कि उसका आपसी झगड़ा सुलझाने का काम करते हैं। ऐसे संगठन न सिर्फ संभव हैं, न सिर्फ कानूनी रूप से जायज हैं, बल्कि अच्छी चीज है ऐसे संगठनों का होना, क्योंकि हर झगड़ा कोर्ट कचहरी में जाए ये इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये काम तभी तक हो सकता है जब ये रजामंदी से हो। जैसे ही जोर जबरदस्ती होती है, इस देश के किसी भी कानून का उल्लंघन होता है और हत्या जैसी चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, वो इस देश में कतई स्वीकार नहीं हो सकती। अब आप देखिए मेरी बात में और हुड्डा जी की बात में क्या साम्य है, मैं तो जानता नहीं। इतनी बात कह के अब उसमें से किसी का मन करता है वो पहला वाक्य उठा के उसको हेडलाइन बना देता है, कोई ज्यादा उदार होता है तो उसका असली एम्फेसिस जिस बात पे है वहां उसको हेडलाइन बनाता है। हरियाणा में एक खाप पंचायत के लीडर ने बयान दिया कि अच्छा योगेंद्र यादव खाप पंचायत का विरोध करते हैं, आने दो इसे हरियाणा में हम सबक सिखाएंगे। दिल्ली के इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि खाप पंचायत का समर्थन करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। योगेंद्र जी, आपने जो है भ्रष्टाचार, वंशवाद और इन सबको हराने की बात की, इसमें आपने सांप्रदायिकता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आपकी नजर में ये चुनाव में भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, इन दोनों में सबसे बड़ा खतरा आप किसको मानते हैं? सर, मैंने एक और चीज का जिक्र किया था। मैंने कहा था इस देश में हमें एकता के नाम पे एक रूपता और वो भी बहुमत वाले समाज के दर्शन को दूसरों पे लादने का विकल्प दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हमें विविधता के नाम पे विखंडन का दिया जा रहा है। मैं समझता हूं सांप्रदायिकता जो है दोनों तरह की, वो इनमें से किसी एक का स्वरूप होती है। सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार, इन दोनों में से किसे चुने? मैं पूछता हूं ये सवाल हम क्यों पूछें? क्यों नहीं इस देश में हम कह सकते? नहीं तो पूछा जाएगा सांप्रदायिकता और जातिवाद में से किसे चुने, भ्रष्टाचार और अपराध में से किसे चुने, अपराध और वंशवाद में से किसे चुने? क्या हम हिंदुस्तानी हमेशा इस तरह के झूठे सवाल पूछ के उनसे उत्तर देते रह जाएंगे? या हम हिंदुस्तान में कह सकेंगे कि ना मुझे भ्रष्टाचार चाहिए, ना मुझे अपराध चाहिए, ना मुझे वंशवाद चाहिए, ना मुझे सांप्रदायिकता चाहिए, ना मुझे जातिवाद चाहिए? ये सब हम क्यों नहीं कह सकते? हम इतने संकुचित क्यों हैं? हमारे सपने बड़े क्यों नहीं हो सकते? मैं जानता हूं कि हम चाहते हैं कि इन दोनों में से एक पहले खत्म हो, लेकिन इसी तरह की ये जो राजनीति की समझ है, पहले ये, इसको खत्म करने के लिए बाकी चीजों से समझौता करना पड़े तो कोई बात नहीं, इस किस्म की समझदारी ने हमें बहुत नासमझी में धकेला है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, टू क्लेवर बाय हाफ। कई चीजों में ज्यादा चालाकी हम करते हैं, बहुत ज्यादा समझदार बनते हैं, तो हम बड़ी नासमझी के काम करते हैं। मैं कहता हूं ये वही उन्हीं में से एक चीज है। योगेंद्र जी, आपकी विदेश नीति इस पार्टी की क्या है? क्या आप कमेंट कर सकते हैं जो प्रशांत भूषण जी ने कश्मीर के बारे में कहा था, और कानून मंत्री जो आपके सोमनाथ भारती हैं, उन्होंने जो किया था अभी खिड़की एक्सटेंशन में, उसके बारे में प्लीज कमेंट करिए। 3 सवाल हैं, एक एक पंक्ति में ही फिर जवाब दे पाऊंगा। विदेश नीति का आधार होगा शांति, सभी से बेहतर संबंध और एक राष्ट्रीय गरिमा को बचाए रखना। प्रशांत जी ने जो कहा था, जो उन्होंने खुद बाद में स्पष्ट किया, पार्टी का मत है कि ये इस देश की सार्वभौम सरकार का अधिकार है कि वो देश की अखंडता की रक्षा के लिए सुरक्षा बलों को कहां लगाए। लेकिन इस देश की हर समझदार सरकार की ये कोशिश होगी कि सुरक्षा बलों का इस्तेमाल ऐसा करे जो लोक मत और लोक लाज के हिसाब से हो, अन्यथा सुरक्षा बलों की इस देश में साख खत्म हो जाएगी। जो खिड़की एक्सटेंशन में हुआ, वो एक मंत्री ने वहां की स्थानीय जनता की जो एक शिकायत थी, उसको लेकर लागू करने की, उनकी जायज शिकायत को अभिव्यक्त करने की कोशिश की। अभिव्यक्त करने के तरीके में उनसे कोई गलती हुई? क्या कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ या किसी भी किस्म का नस्लवादी शब्द इस्तेमाल हुआ?
इन तीनों में से यदि एक भी गलती मंत्री ने की हो तो उस मंत्री को जाना चाहिए। हम ये बात एक जुडिशियल इंक्वायरी से पता कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रमाण हमारी आंख के सामने था उसमें तो था नहीं। जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, इन तीनों में से एक भी मुद्दे पे मंत्री गलत पाए जाते हैं तो वो बाहर जाएंगे। योगेंद्र जी, मैं वर्तिका नंदा। आम आदमी पार्टी की बिगड़ी हुई स्क्रिप्ट और डायलॉग डिलीवरी को सही करने का काम आप बहुत जबरदस्त तरीके से करते रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब जिस महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर आपने एक तरफ मैत्रेयी पुष्पा जी का नाम सुझाया, दूसरी तरफ वही डीसीडब्ल्यू जब बुलाता है आपके मंत्री को तो आपके जो मंत्री हैं पतंग उड़ा रहे होते हैं। आपके अपने विभाग का, अपने पूरे सरकार का कितना सम्मान है महिलाओं के लिए, एक तो ये इससे दिखता है। दूसरा ये कि आपकी अपनी पार्टी में सशक्त महिलाएं ना के बराबर दिखती हैं। आपके पास एक राखी बिड़ला है, उसके अलावा आपके पास टीना शर्मा है, आपके पास अलका लांबा है, उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती और ऐसा लगता है जैसे एकदम पुरुषवादी सत्ता आपने चला दी है। और तीसरी बात यह है, इतनी पॉलिटिक्स जो हो रही है, आम आदमी, कभी आम औरत का गाना भी आम आदमी गाएगा? एक बात सच बताऊं, जब पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा जा रहा था, मैंने विरोध किया था इसका। विरोध इसी आधार पे जो आपने कहा कि ये आम औरत इसमें कहाँ है। मेरे साथियों ने, और एक हम सब की एक नारीवादी सेंसिबिलिटी रहती है, मेरी भी है जैसा आप जानती हैं, तो और मैं जब से कभी भी मुहावरे में बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं आम आदमी, आम औरत, अंतिम इंसान। ये आम आदमी का मतलब है। पिछले 1 साल में मेरे जितने भी नारीवादी मित्र हैं, नारियां और पुरुष दोनों, उन सब ने मुझे लानत बताई है इस सवाल पे, लेकिन दिल्ली की एक भी सामान्य नारी नहीं मिली जिसने इस पे ऐतराज किया हो। दिल्ली की सामान्य औरतें बड़े साधारण तरीके से कहती हैं, हम जैसे आम आदमियों को कुछ नहीं मिला जी अभी तक। तो फिर मुझे लगता है कि शायद मेरा ऐतराज गलत था। पार्टी में महिलाओं की और महिला नेतृत्व की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको बहुत सुधारने की जरूरत है। हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि हमने वंशवाद पे भी पाबंदी लगा रखी है। बाकी पार्टियां क्या करती हैं, महिलाओं का कोटा, कोई बहू बेटियां निकाल के उस महिला भी दिखा देते हैं, कोटा भी भर जाता है और पुरुषों का राज भी चलता रहता है। हमने वो रास्ता भी बंद कर रखा है। इतना आप जरूर मानिए कि हमारे पास जो 3 है, इस टाइम दिल्ली की असेंबली में केवल 3 महिलाएं हैं, तीनों आम आदमी पार्टी से हैं। कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव चुनौती है, हमारी चुनौती दूसरों से ज्यादा है। और इस मायने में मैं तो पार्टी के अंदर महिलाओं को खुल के कहता रहता हूं, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मैं तो पार्टी की महिला साथियों को उकसाता रहता हूं, उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित करता रहता हूं, कहता हूं कि परिवार में हो। मधु जी तो विद्रोह करके चली गई। मधु जी विद्रोह करके चली गई। जी, मधु जी के सवाल का गंभीर उत्तर होना चाहिए। बाकी कई साथी तो अपनी इच्छा से आए, वो टीवी पे ही मुझे पता लगा कि वो आए और टीवी पे ही पता लगा कि चले गए, तो उसका तो मैं कोई जवाब शायद दे नहीं पाऊंगा। लेकिन मधु जी ने अपना विरोध व्यक्त किया, सरमाथे पे हमने उन्हें बुलाया व्यक्त करने के लिए। और मुझे कई बार लगता है कि हमारे कई साथियों में एक बहुत वो रहता है कि मेरे विचार मेरी भाषा में यदि परसों तक अभिव्यक्त नहीं हुए तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये शिव जी की बारात है, इसमें थोड़ा धीरज रखना होगा। अपने अच्छे विचारों को डालने के लिए मैं समझता हूं राजनीति में हमेशा अच्छी बात के आने के लिए थोड़ा संयम, थोड़ा धीरज। राजनीति में जिस व्यक्ति ने ऐसी चीज को कुछ देर के लिए सहा नहीं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध थी, वो कभी राजनीति नहीं करता पाया। ज्योति बसु की मैंने जीवनी पढ़ी, उनका इंटरव्यू बहुत लंबा। मधु जी पर वही इल्जाम लगा रहे हैं जो मधु जी पार्टी पर लगा रही हैं कि पार्टी कोई विरोध की स्वर सुनती ही नहीं है। मैं मधु जी पे बिल्कुल इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, उनका पूरा अधिकार था। मैंने साधिकार उनको विशेष तौर पे मंच पे बुलाया। वो एकमात्र व्यक्ति थी नेशनल काउंसिल की ऑर्डिनरी मेंबर जिसको मंच पे बुलाया गया, और ये कह के कि इनकी असहमति है, कृपया सब लोग इनकी असहमति को सुने। मैं उन पे कोई आरोप थोड़ी लगा रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि थोड़ा धीरज चाहिए कई ऐसे नए विचारों के लिए जिसमें हमारे देश में कई चीजों को सीखना है। मेरी पार्टी को निश्चित सीखना है, समझना है, सुधरना है, और इसमें वक्त लगेगा। और इसको समझाने सुधारने का एक ही तरीका है, ये जितनी महिलाएं इस प्रोग्राम को देख रही हों, जिन्हें लगता हो कि देश बदलने का काम सिर्फ आदमी नहीं कर सकते, मैं भी उससे बेहतर कर सकती हूं,
ये आम आदमी पार्टी की दरी बिछी हुई है, आपके लिए है। यहाँ कुर्सियों पे पहले से कोई बैठे नहीं हुए हैं, आप आइए ना, कब्जा कर लीजिए ना इस पे। लेकिन एक इसमें बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अभी भी दिल्ली में बहुत जगह लिखा है शीला दीक्षित बलात्कार नहीं रोक पाई। मेरे मन में ये बात उठती है कि क्या आप लोग रोक पाए हैं या रोक पाएंगे? ना आपके पास वो ताकत है, ना आपके पास वो अधिकार है। तो क्या हमने गलत इल्जाम नहीं लगाया था? शीला दीक्षित एक वरिष्ठ महिला है, क्या हमें उनसे माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? पहली बात, इसका उत्तर चाहिए मुझे। दूसरा, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब बड़े सपने बेचे गए थे। 500 स्कूल बनेंगे, 500 नए स्कूल बनेंगे और सरकारी स्कूलों को जो है उनको इतना अच्छा कर देंगे कि प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे मन में यह भी आया था कि अगर एक काम होगा तो मैं भी अपने को इसमें लगा दूंगा। इसके बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं कि ये कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो क्रांतिकारी चीज होगी। अगर स्कूल, सरकारी स्कूल इस देश में कहीं भी सुधर जाएं तो वो वास्तविक क्रांति होगी। जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है उनको हम पीछे धकेलते जा रहे हैं। आज की स्थिति आप जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि सारी योजनाएं ऐसी हैं जो एक वर्ग को ऊपर करती हैं और 70% बच्चों को पीछे धकेलती जा रही हैं, लगातार धकेलती जा रही हैं। तो अगर आप देश के सामने कोई अपनी रूपरेखा रखें, अब 500 नहीं तो 50 स्कूल तो एक साल में खोल दीजिए जहां पर लोगों को लगे कि हमें प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाना, वहां जाएंगे, तो मैं समझता हूं सारे देश में मेरे जैसे लोग बड़े प्रसन्न हों। सर, हमारे मैनिफेस्टो ने आप जैसे शिक्षाविद का ध्यान आकृष्ट किया, मैं तो इतने में ही खुश हो गया। ये 500 स्कूल का जो वायदा है ये हवा में नहीं है सर। अभी सरकार ने पहले कदम के रूप में क्या किया है कि दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं सबको उनकी आज क्या समस्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है उसके लिए ऑलरेडी एक स्टेटस रिपोर्ट चिन्हित कर ली है। उनमें उन स्कूलों की एकदम तुरंत क्या जरूरत है वो चिन्हित कर ली है। और स्कूल कैसे खोले जाएंगे, 500 स्कूल का 1 महीने का वायदा नहीं था, 5 साल में है। आप बजट देखिएगा सर, और कैसे कैसे हम इस दिशा में बढ़ेंगे। क्योंकि हकीकत ये, आपसे बेहतर कौन जानता है कि दिल्ली शहर में बच्चों के लिए जाने को स्कूल नहीं है। दिल्ली में ऐसा स्कूल है, मैं तो हैरान हो गया सुन के, जहां एक शिफ्ट में बच्चे आते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, दूसरे बच्चे आते हैं मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को। ये दिल्ली शहर की बात है, किसी झारखंड बिहार की बात नहीं है, क्योंकि स्कूल नहीं है। तो हमारी पार्टी बाकायदा इसके लिए कमिटेड है और मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोग इस चीज की जांच करें कि हम उसके ऊपर वायदे पे खरे उतरे कि नहीं। 1 महीने में जांच आप भी नहीं करना चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूंगा। वो शीला दीक्षित जी वाला जी, जो बलात्कार न रोक पाने वाली बात थी वो एक गंभीर मुद्दा था और ये मुद्दा उस वक्त उठा था जहां पूरा देश उठ रहा था और वहां एक ऐसी स्थिति थी जहां केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक पार्टी के हाथ में थी। ये बिल्कुल वो स्थिति नहीं थी कि वहां शीला दीक्षित कहें, और शीला दीक्षित ने एक बार नहीं कहा कि केंद्र सरकार कहती शीला दीक्षित मैं रोकना चाहती हूं, केंद्र सरकार मुझे नहीं रोकने देती, हम वापस ले लेते, कहते कि ठीक है आपको हम दोष नहीं देते हैं। उस स्थिति के अंदर यह आरोप था और आज जहां वो परिस्थिति भिन्न है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कम से कम ये सरकार सोई नहीं हुई है। एक महिला को जलाने की कोशिश होती है, इस सरकार का मंत्री आधी रात को भागती है राखी बिरला, कहती है क्या होना चाहिए। आज जो इसके संभव है वो हम कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात मैं आपकी सामान्य मानता हूं कि मुझे हमेशा लगता रहा है कि भाषा के अंदर कुछ ज्यादा संयत हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। हमारे पास अब कुछ आखिरी मिनट हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि सवाल बहुत जल्दी से, आखिरी सवाल, आखिरी 1-2 सवाल में ले पाऊंगा। शहजाद। योगेंद्र जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, पर प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम जो कहे वो नहीं सही और आपकी खाप जो कहे वो सही। शीला जी भी कहती थी पुलिस मेरे नीचे नहीं है तो वो गलत थी, आप कहते हैं तो वो सही है। तो ये दोहरे मापदंड। आज का भी सवाल ले लीजिए, आप लोगों ने कई ऐसी लोगों पे आरोप लगाए लीक्ड रिपोर्ट्स पे, और आपके वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपना करियर बनाया लीक्ड रिपोर्ट्स को उजागर करके, वो कहते हैं कि भैया ये लीक्ड रिपोर्ट पे इंक्वायरी हो। और जब आपके सीएम ने एलजी को लिखकर इस रिपोर्ट पर आज जो लीक्ड रिपोर्ट्स हुई है, आप लोगों ने लीक्ड रिपोर्ट पे लोगों पे इल्जाम लगाए। आज एक लेटर किसी ने पत्रकारिता की तो उनको कहा कि उनकी लीक की जांच होनी चाहिए, और आपके सीएम ने जो लेटर एलजी को भेजा वो कैसे मीडिया में आया।
और दूसरा सवाल ये है कि हम लोग दलाल है, काले लोग लॉ तोड़ते हैं, बाकी सब खराब है, मीडिया वाले मोदी के आदमी हैं, पर भैया नजीब जंग जैसी शख्सियत को तो बख्श देते हैं आप बहुत उत्तेजित हैं, मैं इतना ही कहूंगा। पहला तो ये ऐसे काम करती है कि मुझे उत्तेजना दिखानी पड़ती है जनाब, आपसे नहीं है, आपके कलीग से है सर, आपकी तो बड़ी इज्जत करता हूं मैं। इससे उत्तेजना होती है, मुझे बहुत उत्तेजित होती है। दिक्कत ये कि वो आपकी उत्तेजना 4 महीना पहले भी इतनी ही थी, 1 महीना पहले भी थी, आज भी मैं वही देख रहा हूं। कारण ये है, जो बातें मैं कह रहा हूं, हमारा लेटर प्रेस तक कैसे पहुंचा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इसको प्रेस को रिलीज कर रहा हूं, इसमें कोई लीक नहीं है सर, ऑफिशियली उपराज्यपाल को बता के अनुरोध करके दिया गया है, इसमें क्या एतराज की बात है? जो लीक हुआ उसमें प्रश्न उपराज्यपाल से पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि जिस ड्राफ्ट को हमने आप तक पहुंचाया नहीं, उसकी जांच भी आपने करवा ली और उसकी जांच की रपट भी प्रेस के अंदर आ गई। अभी तो हमने बिल भी आपको सौंपा नहीं, बिल पे सॉलिसिटर जनरल का ओपिनियन आ गया। कैसी कैसी चीजें हो रही हैं इस देश में, इसके बारे में कुछ तो कहने का हक बनता है हुजूर। शीला जी कहती थी पुलिस मेरे तहत नहीं है, वो इतना भी कह देती कि ये जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, हम अगले दिन उनका नाम लेना बंद कर देते और दूसरों का दे देते। सर मैंने पूरा प्रचार देखा, चुनाव अभियान देखा, शीला जी ने यदि एक बार कह दिया होता कि हां दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं, हां ये बड़ी शर्मिंदगी की चीज है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, जो कि उनकी अपनी पार्टी की थी, कहें वो, हम आज भी वापस ले लेंगे। जो शहजाद ने पूछा कि वो एलजी साहब को फिर कांग्रेस का एजेंट कहना, क्या वो सही था? किसने एलजी साहब को कांग्रेस का एजेंट कहा है? केवल ये कहा आज बोला, पार्टी के प्रवक्ता ने बोला। जो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी जो मैंने पढ़ी थी, जो मैं जानता हूं, उसमें उन्होंने कहा है कि आप पे कांग्रेस का और केंद्र सरकार का दबाव है। उसमें कहा गया है कि वो कितनी इज्जत करते हैं नजीब जंग साहब की, बिल्कुल। और उन्हें कहा गया है कि इस दबाव में आप न झुकें। मैं समझता हूं और मेरा विश्वास है, आशा है कि नजीब जंग जी इस दबाव में नहीं झुकेंगे। लेकिन पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं, नजीब जंग कांग्रेस के एजेंट हैं, ये उन्होंने कैमरा पर कहा। मैं कम से कम आज की तारीख में उन्हें कांग्रेस का एजेंट मानने को तैयार नहीं हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन्हें कांग्रेस का एजेंट नहीं कहा है, और मुझे विश्वास है कि अगले 48 घंटे में अपने कदमों से नजीब जंग जी ये साबित कर देंगे कि वो कांग्रेस के एजेंट नहीं है। हमारे पास यहाँ वक्त खत्म होता हुआ, इसका फैसला अगले 48 घंटे में हो जाएगा। मुझे विश्वास है उपराज्यपाल दुनिया को दिखा देंगे कि वो कांग्रेस के एजेंट नहीं है। हम यहाँ पर कुछ युवा वोटर हैं हमारे साथ, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स भी हैं, उनके कुछ सवाल लेते हैं। सर, आप जो जनता दरबार लगाते थे वो अब आप ऑनलाइन लगाते हैं। मुझे ये बताइए, जो रिक्शा चलाता है, मजदूर है, वो अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि वो तो इंटरनेट नहीं जानता। जनता दरबार वाला प्रयोग सफल नहीं रहा, उसके लिए एक नए फॉर्मेट की जरूरत है। इतना ज्यादा रेस्पॉन्स हो गया जो हमें अंदाजा नहीं था, तो हमने उसे सोचा कि उसे एक अलग फॉर्मेट में किया जाए। वैसे आपको बताऊं, रोज सुबह 9 से 10 बजे तक अरविंद केजरीवाल जो भी व्यक्ति आता है उससे मिलते हैं, कोई इंटरनेट पे नहीं, वास्तव में मिलते हैं। योगेन जी, वक्त क्योंकि बस हमारा यहाँ खत्म होता हुआ कार्यक्रम का, मैं चाहूंगा कि आप अपने क्लोजिंग कमेंट्स आखिरी कहना चाहें इन सवालों पर, और जो राय सामने आ रही है लोगों की उस पर। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने जितने सवाल पूछे उससे मेरा हौसला बढ़ा। हौसला 2 कारण से बढ़ा। एक तो इसलिए कि अगर ये हमें सवाल पूछने की आदत पड़ जाएगी तो इससे इस देश की हर पार्टी का कल्याण हो जाएगा। 4 सवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर हम इतने कड़े सवाल कल को नरेंद्र मोदी से पूछना शुरू कर दें, जो पता नहीं क्यों पूछे ही नहीं जाते। कोई नरेंद्र मोदी से इतना भी नहीं पूछता कि गैस प्राइसिंग के ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है। हमसे तो आपने विदेश नीति भी पूछ ली। कोई नरेंद्र मोदी से यह नहीं पूछता कि अपराधियों को आप अपनी कैबिनेट में क्यों रखे हुए हैं। कोई अदानी और अंबानी से उनके संबंध के बारे में सवाल नहीं पूछता। तो एक तो मेरे को आज हौसला बंधा कि लगता है कि मीडिया अब नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछना शुरू करेगा। बहुत अच्छी चीज मुझे लगी।
दूसरा, मुझे ये अच्छा लगा कि कहीं इस छोटे से प्रयोग में कुछ होगा जिसकी वजह से एक आशा बंधी है। क्योंकि कोई सवाल होता है, तीखा सवाल भी होता है, सवाल उसी से पूछा जाता है जिससे कुछ उम्मीद होती है। ये आम आदमी पार्टी का छोटा सा प्रयोग कहीं इस देश में एक उम्मीद जगा रहा है। हो सकता है इस उम्मीद में कई मायनों में हम खरे ना उतरे हों, हमसे गलतियां भी हुई हैं, शब्दों में तो कई बार हुई हैं, हमें सीखने को भी बहुत कुछ है, लेकिन सवाल नीयत का है। और ये आम आदमी पार्टी, मैं पुनः कहूंगा, कोई पार्टी जैसी पार्टी नहीं है, ये एक जनता का आंदोलन है। इस देश की जनता राजनीति को साफ करना चाहती है, उसे एक औजार की जरूरत थी, हम जैसे लोग मिल गए, जनता ने उठा लिया और उसे औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब तक ये आम आदमी पार्टी जनता का औजार बनी रहेगी, तब तक कुछ अच्छा काम कर पाएगी। जब उस कलम को लगने लग गया कि कविता तो मैं लिख रही हूं, उस दिन गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इस चुनाव में उतर रहे हैं इस देश में एक बड़े काम की शुरुआत के लिए। इस देश की राजनीति से लोगों की आस्था उठ गई थी, नेता शब्द गाली बन गया है, लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई आए जरूर गंदे लोग होंगे। इस चीज को बदलने की जरूरत है और हमारी सिर्फ छोटी कोशिश है, जितनी भी सफलता मिले, और मुझे उम्मीद है कि जैसा लोग समझते हैं उससे बेहतर सफलता मिलेगी, लेकिन जो भी सफलता मिले, असली सफलता इस चीज में है कि क्या इस देश के लोगों को यह भरोसा हो सकता है, अपने आप में विश्वास हो सकता है कि हां, इन चीजों का मुकाबला किया जा सकता है। दिल्ली के चुनाव में इस देश के आम आदमी को यह भरोसा हुआ कि हां, इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, बड़े बड़े वंश वालों के खिलाफ, बड़े पैसे वालों के खिलाफ मेरे जैसा आम आदमी खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है, जीत सकता है। ये जो भरोसा है, ये आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ है। और सफलता यदि है तो सिर्फ इतनी कि अगर इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के बहुत लोगों को यह भरोसा होना शुरू हो जाए कि ये जो लोकतंत्र है ना, इसमें मेरी चलनी चाहिए, मैं अपनी बात कह सकता हूं, इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं, लड़ सकता हूं, जीत सकता हूं, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी खड़ा हो जाए। इसलिए मैं कहूंगा, ये चुनाव सिर्फ 5 साल के बाद आने वाला चुनाव नहीं है, ये सत्ता बदलाव की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था बदलाव की लड़ाई है। इस व्यवस्था बदलाव की लड़ाई में हम जैसे छोटे लोग, जिनके पास ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर आ गया है, उसमें बाकी लोग जुड़ें। अगर हमसे कुछ गलती हो रही है, आप अंदर आके हमें बता दीजिए, भाई ये गलत काम करना बंद करो, सुधर जाओ। बाहर खड़े होके बदलाव नहीं होगा, अंदर आइए, समझाइए, हमें दुरुस्त कीजिए, डांटिए, डपटिए, सिखाइए। और इस देश को जो बहुत बड़ा अवसर मिला है, उस अवसर के लिए कोई हम बदलाव कर सकें। मेरी 2014 चुनाव से यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है कि वो आम आदमी का चुनाव बनेगा। आम आदमी पार्टी का भले बने या ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भी इस कार्यक्रम में यही कोशिश योगेंद्र जी कि सवाल जो हैं वो नीतियों पर हों, नियत पर ना हो, लेकिन फिर सवाल पूछने वाले की नियत पर भी सवाल न उठ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका घोषणा पत्र में शामिल होने के लिए। योगेंद्र यादव आज हमारे साथ थे। घोषणा पत्र में कुछ दिन बाद कोई और, किसी और पार्टी का कोई और बड़ा चेहरा। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।